फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक का चैप्टर 11 यानी कि पी ब्लॉक के तत्व सॉल्व करने वाले हैं। तो ये फ्रेंड कंप्लीट वीडियो होने वाला है, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे। तो फ्रेंड, इस चैप्टर से टोटल 8 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर का एक क्वेश्चन और 5 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है। इस तरह से टोटल 8 नंबर। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग हो सकता है, तो ध्यान से वीडियो देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने के पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर दिया है तो दोबारा सब्सक्राइब नहीं करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें और आगे आने वाले चैप्टरों को भी आप इसी तरह से समझ पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन लुईस अम्ल है? लुईस अम्ल कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसमें सेंटर मेटल जो है अपनी एल्यूमिनियम, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए ये एक लुईस अम्ल है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन से ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं? तो इसका सही आंसर है B2O3। बोरॉन ट्राइऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, समूह बी की आयनन एंथैल्पी का सही क्रम होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला अपचायक कौन सा है? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यदि नहीं बन रहा है तो भी बताइएगा, तो मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगी। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक के रूप में किस तत्व का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सिलिकॉन का। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, समूह 14 के तत्वों का संयोजकता कोष में सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? समूह 14 यानी कि कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑप्शन नंबर 2, NH2NP2 होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भूपर्पटी में बहुलतया में पाया जाने वाला द्वितीय तत्व कौन सा है? दूसरे नंबर का तत्व बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, सिलिकॉन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है? कार्बन के समस्थानिक में ऐसा कौन सा समस्थानिक है जो रेडियो सक्रिय होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, C614 जो होता है वो रेडियो सक्रिय होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वाधिक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है? किसमें सबसे अधिक श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कार्बन। इसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शनल क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व के तंतुओं का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में होता है? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसके तंतु उपयोग में लाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बोरॉन। बोरॉन के तंतुओं का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। अब हम अपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 नंबर वाले क्वेश्चन, फिर हम देखेंगे 5 नंबर वाले क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम और क्लोरीन का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। इसके बाद हम देखते हैं क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आप लिखेंगे तो होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए। तो एल्यूमिनियम के बहुत से अयस्क ज्ञात हैं, यहाँ पर मैं 2 अयस्कों की बात कर रही हूँ। हमारा पहला अयस्क है बॉक्साइड, जिसका सूत्र होता है Al2O3.2H2O, और यदि हम इसके सूत्र में से 2H2O को हटा दें, केवल क्या बच जाए, Al2O3, तो ये हो जाता है कोरेंडम। तो एल्यूमिनियम के 2 अयस्क हैं, बॉक्साइड और कोरेंडम। इसके बाद हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, गैलेनियम की परमाणु त्रिज्या एल्यूमिनियम से कम होती है, कारण बताना है। तो गैलेनियम के पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिकीय आकर्षण को प्रभावी ढंग से परिरक्षित नहीं कर पाते हैं, इसलिए गैलेनियम की जो परमाणु त्रिज्या होती है वो एल्यूमिनियम से कम होती है।
है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की बोतल के चारों ओर श्वेत धूम बन जाता है, इसका कारण बताना है। तो जो एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है वो वायुमंडलीय जलवाष्प से क्रिया करके HCl का फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मेशन करता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वायुमंडल की नमी के साथ मिलकर सफेद रंग का धुआं बनाती है जो बोतल के चारों ओर जम जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के 2 समस्थानिकों के प्रतीक लिखना है। तो कार्बन के 3 समस्थानिक ज्ञात हैं, C12, C13 और C14। इसमें से C12 और C13 जो होते हैं स्थायी होते हैं, जबकि C14 अस्थायी होता है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कार्बन के किस समस्थानिक का उपयोग रेडियो कार्बन अंकन में होता है। तो रेडियो एक्टिव समस्थानिक का ही उपयोग होगा। रेडियो एक्टिव समस्थानिक कौन है? C14। तो C14 का उपयोग रेडियो कार्बन अंकन में किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, समूह 14 के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था बताना है। समूह 14 यानी कि कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली का सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था धन 4 होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संकलन की परिभाषा दीजिए। तो कार्बन में एक अद्भुत क्षमता होती है कि वे अन्य कार्बन परमाणुओं या दूसरे कार्बन या फिर दूसरे परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता रखता है। मतलब बहुत सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड में और चक्रीय रूप से आपस में जुड़ सकते हैं और वृहत अणु बनते हैं। कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हीरा सहसंयोजन होने के उपरांत भी गलनांक उच्च होता है। मतलब सहसंयोजी यौगिक के गलनांक कैसे होते हैं? निम्न होते हैं। लेकिन हीरा में सहसंयोजन होता है फिर भी गलनांक उच्च होता है, इसका कारण बताना है। तो हीरा का जो नेटवर्क होता है या जो व्यवस्था होती है वो 3 डायमेंशनल होती है और बहुत कठोर होती है, जिसको तोड़ना कठिन होता है, अतः हीरे का गलनांक उच्च होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हीरा और ग्रेफाइट में संकरण बताना है। तो हीरा में sp3 संकरण होता है जबकि ग्रेफाइट में sp2 संकरण होता है। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, समूह 14 के उन सदस्यों को चुनना है जिसमें पहला क्या होता है? सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति होती है। तो सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति समूह 14 में कार्बन के पास होती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, समूह 14 का ऐसा तत्व जो सामान्यतः धन 2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, उसका नाम बताना है। तो ऐसा तत्व है हमारा लेड। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो है और लास्ट क्वेश्चन है 2 नंबर वाला, वो है BF3 लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं, कारण बताना है। तो BF3 की यदि अपन संरचना देखें तो बोरॉन से 3 फ्लोरीन जुड़े होते हैं। अब बोरॉन को देखिए, बोरॉन के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6। और कोई भी परमाणु संतुष्ट कब होता है? जब उसका ऑक्टेट पूरा होता है। मतलब यहाँ पर अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए स्पेस खाली है, तो ये आसानी से किसी भी इलेक्ट्रॉन डोनर से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसलिए BF3 जो होता है वो लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है। अब हम देखते हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बोरॉन से थैलियम तक और कार्बन से लेड तक की ऑक्सीकरण अवस्था में भिन्नता के क्रम की विवेचना करना है। मतलब बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली में ऑक्सीकरण अवस्थाओं में क्या भिन्नता आती है, इसकी विवेचना करना है। तो सबसे पहले हम बोरॉन फैमिली की बात करेंगे। तो बोरॉन परिवार में ऑक्सीकरण अवस्था बोरॉन के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखकर बताई जा सकती है। समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वैलेंसी सेल का होता है NH2 NP1। तो इसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी? धन 3 होगी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जो धन 3 ऑक्सीकरण अवस्था के अलावा भी ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। तो इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। प्रथम 2 सदस्य बोरॉन और एल्यूमिनियम केवल धन 3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, परंतु शेष तत्व गैलियम, इंडियम, थैलियम धन 3 ऑक्सीकरण अवस्था के साथ साथ धन 1 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। धन 3 ऑक्सीकरण अवस्था को स्थायित्व एल्यूमिनियम से आगे जाने पर घट जाता है। मतलब बोरॉन और एल्यूमिनियम का धन 3 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो धन 3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व कम होता जाएगा और धन 1 ऑक्सीकरण का अवस्था का स्थायित्व बढ़ता जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कार्बन फैमिली की ऑक्सीकरण अवस्था की। तो कार्बन फैमिली के जो सदस्य होते हैं उनके वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा? NH2 NP2 होगा और इनकी ऑक्सीकरण अवस्था धन 4 होगी। फिर भी ऐसे अनेक सदस्य होते हैं जो धन 2 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है,
हीरा और ग्रेफाइट के गुणों में संरचना के आधार पर भिन्नता करनी है कि संरचना के आधार पर हीरा और ग्रेफाइट एक दूसरे से किस तरह से भिन्न है। तो हीरा का में जो क्रिस्टल जालक होता है उसमें एक दूसरे से बंधे कार्बन परमाणुओं का जाल होता है, और जबकि ग्रेफाइट की संरचना परत युक्त होती है जिनके बीच में 340 pm की दूरी होती है, और ये परतें दुर्बल वंडरबॉल बल के द्वारा बंधी होती हैं। इसके बाद कार्बन का हीरे में जो कार्बन परमाणु होता है वो sp3 संकरित होता है, और ग्रेफाइट में जो कार्बन परमाणु होता है वो sp2 संकरित होता है। इसके बाद अगला अंतर है, हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु चतुष्फलक के केंद्र में स्थित होता है, जबकि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु का चौथा इलेक्ट्रॉन पाई आबंध बनाता है, अतः यह षटकोणीय वलय होता है, द्विमिमीय षटकोणीय वलय के रूप में होता है। इसके बाद हीरा में कार्बन कार्बन बंध की लंबाई 154 pm होती है, जबकि ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन बंध की लंबाई 142 pm होती है, पिकोमीटर। इसके बाद लास्ट अंतर है, अत्यंत कठोर होता है। कौन अत्यंत कठोर होता है? हीरा, इसलिए इसका गलनांक उच्च होता है, जबकि ग्रेफाइट कोमल होता है। तो ये हीरे और ग्रेफाइट में 5 अंतर है। चूंकि 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसलिए 5 अंतर लिखना आप लोगों को जरूरी होगा। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। SiF6-2 ज्ञात है जबकि SiCl6-2 अज्ञात। इसका कारण देना है। तो फ्लोरीन का आकार जो होता है वो क्लोरीन के आकार की तुलना में छोटा होता है, इसलिए SiF6-2 बन जाता है, जबकि SiCl6-2 नहीं बन पाता। इसके बाद अगला और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुलेरीन्स की संरचना समझाइए। तो फुलेरीन को बकमिनिस्टर फुलेरीन या बकीबॉल या C16 भी कहा जाता है। इसकी संरचना में क्या होता है, 20 जो होती है 6 सदस्यीय रिंग होती है, और जबकि 5 सदस्यीय रिंग की संख्या कितनी होती है? 12। इस तरह से 5 सदस्यीय रिंग की संख्या होती है 12। 5 सदस्यीय चक्र केवल 6 सदस्यीय चक्रों के साथ संलग्नित होते हैं, मतलब 5 सदस्यीय जो चक्र होंगे केवल 6 सदस्यीय चक्र के साथ जुड़े होंगे, जबकि जो 6 सदस्यीय चक्र होंगे इस तरह से जो रिंग होंगी वो 6 सदस्यीय चक्रों से भी जुड़ी होंगी और 5 सदस्यीय चक्रों से भी जुड़ी होंगी। इसके बाद इनकी आकृति जो होती है वो बॉल के समान होती है, इसलिए C60 अणु को बकी बॉल भी कहते हैं। बॉल पिंजर का व्यास कितना होता है? 70 pm होता है, और ये 1375 केल्विन ताप तक स्थायी रहता है। इसके ऊपर ये अस्थायी हो जाता है। इसमें जो एकल बंध होते हैं उनकी लंबाई होती है 145.3 pm और द्विबंध की लंबाई होती है 138.3 pm। अब चलिए, और इसकी संरचना कुछ इस तरह से दिखाई देती है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक क्या होते हैं? क्या BCl3 तथा SiCl4 इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है? ये अपन को समझाना है। तो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक क्या होते हैं? ऐसे यौगिक होते हैं जिसके केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूरा नहीं होता, मतलब केंद्रीय परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन ना हो, ऐसे यौगिक इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहलाते हैं। अब यदि हम BCl3 की संरचना देखते हैं तो इसमें बोरॉन सेंट्रल मेटल है। सेंट्रल मेटल के पास वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की अभी भी कमी है। तो BCl3 इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है, जबकि SiCl4 में आप देखिए SiCl4 की संरचना ऐसी होगी। तो इसमें वैलेंसी सेल में सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन काउंट कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यून नहीं होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कारण बताइए। कारण बताइए में पहला है, ग्रेफाइट शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है, क्यों? तो जो ग्रेफाइट होता है उसकी संरचना कैसी होती है? परतीय होती है, जिसमें षटकोणीय वलय की विशाल परतें एक दूसरे से दुर्बल वंडरवॉल बल के द्वारा बंधी होती हैं। ये परतें एक दूसरे के ऊपर स्थायी रूप से नहीं जुड़ी होती हैं और एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं। यही कारण है कि ग्रेफाइट शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ये इसका आंसर आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। अब देखते हैं हीरा का प्रयोग अब घर्षक के रूप में होता है, क्यों? इसका कारण बताना है। तो हीरे की संरचना कैसी होती है? हमने पहले भी पढ़ा है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है। इसमें कार्बन परमाणु कैसा होता है? sp3 संकरित होता है, और ये बहुत कठोर होता है, इसलिए इसका प्रयोग अब घर्षक के रूप में किया जाता है। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है,
वायुयान बनाने में एल्यूमिनियम मिश्र धातु का उपयोग होता है, क्यों? तो एल्यूमिनियम की जो मिश्र धातुएं होती हैं वो बहुत हल्की होती हैं, मजबूत होती हैं और क्षयरोधी होती हैं, मतलब उनका संक्षारण नहीं होता है, इसलिए एल्यूमिनियम मिश्र धातु का उपयोग वायुयान बनाने में किया जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, संचरण केबल बनाने वाले तारों में एल्यूमिनियम का उपयोग क्यों होता है, यानी कि संचरण केबल बनाने में एल्यूमिनियम तार का उपयोग क्यों होता है? तो जो एल्यूमिनियम जो होता है हम सब जानते हैं विद्युत धारा का अच्छा चालक होता है। भारानुसार कॉपर की तुलना में ये 2 गुना विद्युत धारा का चालन कर सकता है, इसी कारण संचरण केबल बनाने में एल्यूमिनियम तार का उपयोग करते हैं। अब हमारा 5 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित से क्या समझते हो? तो हमारा पहला है अक्रिय युग्म प्रभाव। अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है? तो पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के ऐसे एलिमेंट जिसमें डी ऑर्बिटल होता है उनके लास्ट कोष वैलेंसी कोष यानी NH2 के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते। इन जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे हैं उनको हम अक्रिय युग्म कहते हैं और यह प्रभाव अक्रिय युग्म प्रभाव कहलाता है। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन अपर रूप। अपर रूप क्या होते हैं? किसी तत्व के 2 या 2 से अधिक भिन्न रूप होते हैं जिनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं किंतु भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के 2 अपर रूप हैं, देखिए आप लोगों को ध्यान होगा तो दोनों के भौतिक गुण यानी देखने में और उनकी कठोरता वगैरह सब कुछ अलग होती है, लेकिन रासायनिक गुण एक समान होते हैं। यदि आप हीरा को भी जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और ग्रेफाइट को भी जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। और निम्नलिखित से क्या समझते हो का लास्ट है श्रृंखलन। श्रृंखलन हम पहले ही देख चुके हैं। कार्बन में अद्भुत क्षमता होती है दूसरे कार्बन परमाणु के साथ वृहद श्रृंखला वाले यौगिक बनाने की, इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। तो फ्रेंड ये था हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर देखेंगे, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।